हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है और मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? और हमारा ये जो चैप्टर है ना, उसका आज लास्ट वीडियो होने वाला है। तो अगर इससे पहले वाले वीडियोस नहीं चेक करें तो प्लीज़ जाके पहले वो चेक करना, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। वीडियो देखने के बाद भी हो सकता है कोई चीज़ नहीं समझ में आए, तो मुझे कमेंट से बताना, मैं ट्राई करूँगी कि उसको और अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट इस वीडियो का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन, बात करेंगे किसी भी स्फेयर के सरफेस पे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे बैंक्ड रूट की, उसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल कर देंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कुलर मोशन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फेयर। कैसे? ये हमने स्फेयर ले लिया कोई, ठीक है। अब इसके आउटर सरफेस पे, यहाँ पे बाहर की साइड सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहली चीज़ कि डिफरेंस क्या है। हमने जो वर्टिकल प्लेन वाला पढ़ा, इसमें क्या है? देखो, वर्टिकल प्लेन के अंदर हम ना ऐसे घुमाते हैं ना, तो जो भी वो मास होगा ना, उसका किसी के साथ कांटेक्ट नहीं है, वो एयर के साथ कांटेक्ट में, किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन यहाँ पे सर्कुलर मोशन है, और ये सरफेस जो भी अर्थ का क्या, स्फेयर का जो सरफेस होगा ना, उससे ये मास कांटेक्ट में है। तो अगर ऐसा होगा ना, तो यहाँ पे एक फोर्स और एक्स्ट्रा हो जाएगा, विच इज़ नॉर्मल फोर्स। बिकॉज हमको पता है नॉर्मल इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, और जब भी दो सरफेस का कॉन्टैक्ट हो रहा है तो उसके परपेंडिकुलर सरफेस पे क्या लगने वाला? नॉर्मल फोर्स लगने वाला। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स आता है, वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो इस कॉन्सेप्ट पे आपको करना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम लोग फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो लेट्स से हम लोग हाफ स्फेयर की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल है, अब वो यहाँ पे आ गया। ये ले लो, आप मास ले लो, कुछ भी ले लो, मास ले लो, ठीक है। ये हमने हेमिस्फेयर लिया है, तो इसका रेडियस ये कितना हो जाएगा? r होगा। चलो ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में पूछा है कि इस पॉइंट पे, जब पार्टिकल इस पॉइंट पे आ जाएगा ना, ये हम लोग एंगल ले लेते हैं थीटा। जब पार्टिकल इस पॉइंट पे आ जाएगा ना, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इसकी वेलोसिटी हमको इस पॉइंट पे निकालना। हम लोग लेट्स से इट इज़ अ पॉइंट P, तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी निकालनी है, विच इज़ Vp कितना होगा, ये निकालना है। तो देखो, सारे कॉन्सेप्ट नॉर्मल ही है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक नॉर्मल वाला यहाँ पे लेना हो, यहाँ पे टेंशन नहीं लगेगी, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग की बात नहीं करें। जब टेंशन क्या लगती है? या तो कोई मेटल रॉड ले रहे हैं, स्ट्रिंग ले रहे हो तो टेंशन लगती है, यहाँ पे टेंशन नहीं लगेगी। तो अब आपको कैसे करना है? तो देखो, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था ना, उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे भी पार्टिकल, अगर मैं इसको पॉइंट ए ले लेती हूँ, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, ज़ीरो हो जाएगी। और यहाँ पे वेलोसिटी हमको निकालनी है। तो अब देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा मास mg, होगा मास mg, और ये एंगल थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? mg cos थीटा होगा। एंगल ये वाला जो कंपोनेंट है, वो बाहर की साइड क्या लग रहा है? एक तो लग रहा है n, और एक लग रहा है m vp² अपॉन r। ले रहे हो तो r ले लो, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। अब आप देखो, अब यहाँ पे इक्वेशन बनाओ, तो इक्वेशन क्या बनेगी? mg cos थीटा इक्वल्स टू n प्लस m vp² अपॉन r। ये इक्वेशन बन रही है, ठीक है। चलो, ये इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है? ये इक्वेशन हमारे पास है, इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से आप n की वैल्यू निकालना चाहो तो n की वैल्यू भी निकाल सकते हो ट्रांसफर करके। अब हमें लगाना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कहाँ पे? पॉइंट A पे और पॉइंट P पे। तो हम लोग लिखेंगे एनर्जी एट A इक्वल्स टू एनर्जी एट P। जब भी ये सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन वाला बात करें ना, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अरे आप तो बोलोगे mgr, नहीं, हमने हमारा रेफरेंस पॉइंट जहाँ से स्टार्ट करता है ना पार्टिकल, वहाँ से ले रहे। हमने हमारा रेफरेंस पॉइंट इस बार लिया है यहाँ से, तो इसी रेफरेंस की, इसी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है? ज़ीरो हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ज़ीरो, प्लस काइनेटिक एनर्जी वो भी ज़ीरो, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो, इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, हमको ये हाइट निकालनी है, इतनी हाइट यही निकालनी है ना, बिकॉज हमने रेफरेंस पॉइंट ये लिया है। नीचे से लिया होता तो ये हाइट लेते हैं, लेकिन हम लोग ऊपर से ले रहे, तो हम लोग क्या हाइट लेंगे? ये वाली हाइट लेंगे। तो अब ये कितनी होगी वो हमें निकालनी है। तो देखो, अगर ये r है और ये भी क्या है? r ही है, तो ये थीटा की साइड वाला जो कंपोनेंट होगा ना, वो क्या हो जाएगा? r cos थीटा। और ओवरऑल जितना ये पूरा का पूरा है, वो क्या है? r है।
तो ये वाला जो लेंथ है वो r माइनस आर कॉस थीटा नहीं हो जाएगी, ठीक है ना, होगा। तो और एक चीज़ और आती है, जब हम लोग पिछले जो क्वेश्चन में कर रहे थे ना, हम लोग नीचे से ऊपर की साइड जा रहे थे, तो हमने जो एनर्जी थी उसको पॉजिटिव लिया था, लेकिन हम लोग अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो हम लोग को की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना वो नेगेटिव टर्म में आएगी। तो जाएगा माइनस का mg r माइनस आर कॉस थीटा, होगा ना ये, प्लस हाफ एम वी पी स्क्वायर, जो हमको नहीं पता है तो हमने लिख दिया हाफ एम वी पी स्क्वायर, वेलोसिटी हमें नहीं पता, ये आ गया। हम लोग इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी पी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी आर ले लेते 1 माइनस कॉस थीटा। आ गई हमारे पास वैल्यू। अब आपको v से m से m कैंसिल आउट हो जाता है और वी पी स्क्वायर होता है 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, और अगर हमको वी पी निकालना है तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2gr 1 माइनस कॉस थीटा होगा। तो हमारे पास वी पी की वैल्यू आ चुकी है। अभी अब हमें क्या निकालनी है, वैल्यू, वेलोसिटी इस पे निकल चुकी है, और ये हमारे पास जनरल जो इक्वेशन आएगी वो आएगी। तो ठीक है, इस टाइप से आपको इसमें करना। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है कि आउटर सरफेस पे है और आपको जिस सरफेस पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया, उससे एंगल बता दिया कि एंगल थीटा है, वहाँ पे वेलोसिटी निकाली, तो आप निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे मेरे पास थीटा की वैल्यू होती और आर रेडियस दे रखा होता तो इजीली कैलकुलेट हो जाता ना कि वेलोसिटी कितनी है। और एक आपको ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए कि कैसे ये इक्वेशन बैलेंस हो रही है। अब इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। चलो, अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा उस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल कर देते हैं। तो हमारे पास अब क्वेश्चन है कि ये हमारा स्फेयर है और यहाँ पे कोई पार्टिकल है m, एकदम एक्सट्रीम पे लेते ये हो गया m, और यहाँ कहीं पे जाके वो इस सरफेस को छोड़ रहा है। मतलब पार्टिकल यहाँ से चला यहाँ जाके उसका कांटेक्ट छूट रहा है, मतलब वो सर्कल पे कंप्लीट नहीं कर रहा है, स्फेयर पे नहीं रह रहा है। तो हम लोग ले लेते ये पॉइंट और ये पॉइंट कि किसी एंगल थीटा पे उसका जो सरफेस है कांटेक्ट छूट रहा है, वो सर्कल या स्फेयर पे कंप्लीटली नीचे ग्राउंड तक नहीं आ रहा है, वो यहीं से कुछ ऐसा हो जाता है, देखो ऐसे था, फिर उसके बाद में ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये जो एंगल थीटा है ना, इसकी वैल्यू नहीं। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने वर्टिकल प्लेन में भी पढ़ा था कि वो सर्कल को कब छोड़ता है, तो उसमें और इसमें कैसे डिफरेंस आएगा। देखो, सबसे पहली बात, ये मास m हो गया, ये m हो गया, इसको पॉइंट a ले लो, इसको पॉइंट p ले लो। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन निकाल देते हैं। ये जो लेंथ है वो कितनी आएगी, हमने अभी कैलकुलेट करी है। ये लेंथ कितनी आएगी, ये आएगी r माइनस आर कॉस थीटा, इतना ही आएगा। और दूसरा क्या होता है, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे अंदर की साइड क्या लगने वाला है, ये हो जाएगा mg, तो ये जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और बाहर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एक तो लग रहा है कांटेक्ट फोर्स n, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विच इज, एंड ये हो जाएगा mvp स्क्वायर अपॉन r। तो इक्वेशन अगर मैं लिखूँ तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन हो जाएगी n प्लस mvp स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू mg cos थीटा होगा, ये इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमने वर्टिकल प्लेन में बात करी थी ना, उसमें स्ट्रिंग थी कि वो प्लेन को कब छोड़ेगी, वो सर्कुलर मोशन को कब छोड़ेगी, सर्कल को कब लीव करेगी, जब टेंशन जीरो हो जाएगी। बिकॉज धागा स्ट्रेच ही नहीं हो रहा तो वो सर्कल को कैसे कंप्लीट करेगी, इसे लूज धागा तो सर्कल को कंप्लीट नहीं कर सकता, तो वहाँ पे उसकी टेंशन जीरो हो जाती है। तो उसी टाइप से जब ये सरफेस में कॉन्टैक्ट वाले मोशन की बात आएगी ना, तो वो सर्कल को या स्फेयर को कब छोड़ेगा, जब ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है ना, अगर इसको इस सरफेस पे कंटिन्यू मोशन करना है तो इसके कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, और कांटेक्ट में रहेगा तो नॉर्मल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा ही लगेगा। अगर वो स्फेयर को छोड़ देता है ऐसे, तो वो कांटेक्ट में ही नहीं है, और कांटेक्ट में ही नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब n यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। यहाँ से आप vp की वैल्यू निकाल दो, m से m कैंसिल हो गया, और vp की वैल्यू हमारे पास क्या आई, अंडर रूट ऑफ gr cos थीटा। ठीक है, हमारे पास vp की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है एंगल। तो हमारे पास दो ही, देखो यहाँ पे दो ही तरीके हैं करने के। सबसे पहले इक्वेशन से जो चीज़ पॉसिबल हो रही है वो कर लो, उसके बाद क्या लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या लगाऊंगी, E A इक्वल्स टू EP। यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, अभी बताया मैंने। और EP पे देखो, एक तो होगा माइनस mg r 1 माइनस कॉस थीटा होगा,
और प्लस का हाफ m VP² होता है, और VP की वैल्यू हमारे पास है तो हम लोग पुट कर लेते हैं VP² क्या हो जाएगा GR cos थीटा। इस टाइप से हो जाएगा। आप ऐसे ले लो इसको mgr 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू हाफ mgr cos थीटा। mgr से mgr कैंसिल हो गया और क्या क्या बचा हमारे पास 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन 2। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3/2 cos थीटा इक्वल्स टू 1 एंड cos थीटा कितना आ रहा है cos थीटा इक्वल्स टू 2/3, या फिर थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3। इस टाइप से हो जाएगा। कितना इजी सा न्यूमेरिकल था। अगर आपको ये कंपोनेंट्स निकालने आते हैं और आपको ये इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना आता है ना, तो उसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। तो इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ, देखो बैंकिंग ऑफ रोड के टॉपिक पे जाने से पहले हम लोग नॉर्मल बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्कुलर रोड है, रोड पे कोई आपका टर्न आ रहा है, ठीक है, आप ऐसे चल रहे हो। अब आपका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। अब सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो बाहर की साइड एक आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा विच इज mv² अपॉन r। r ये जो रोड होगा इसकी रेडियस के बराबर होगा। अब देखो और नीचे की साइड क्या लग रहा है mg, ये वेलोसिटी v। अब देखो अगर ये वाली सिचुएशन ही रहती, आप खुद इमेजिन करो वेलोसिटी आगे है, ये mg, v और mg तो एक दूसरे को चलो बैलेंस कर देंगे, तो इस डायरेक्शन में सिर्फ क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब तो गाड़ी मुड़ ही नहीं पाएगी और सीधा वो रोड से बाहर जाके आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर स्किड हो जाएगी, फिसल जाएगी, बाहर की डायरेक्शन में चली जाएगी। और वो तो हमेशा ऐसा होता है क्या, आपने खुद ने ये चीज़ नोटिस करी होगी। अगर सिर्फ यही फोर्स यहाँ पे वर्किंग कर रहा होता है ना इस डायरेक्शन के अंदर, तो इसका मतलब तो फिर हर गाड़ी सर्कुलर मोशन से बाहर ही निकल जाती, वो टर्न ले ही नहीं पाती। लेकिन ऐसा होता है, नहीं होता है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई तो फोर्स काम कर रहा है जो इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो वो फोर्स कौन सा हो सकता है, वो फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स Fr। क्यों होगा, देखो ऑब्वियसली बात है कि अगर बाहर की साइड स्किड कर रही है गाड़ी, बाहर की डायरेक्शन में जा रही है और इस डायरेक्शन में मोशन है, और रोड स्मूथ तो होती नहीं है, रोड तो रफ सरफेस होता है ना, एकदम स्मूथ रोड तो होती नहीं है, तो सब रफ सरफेस होगा। और अगर इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में गाड़ी स्किड करने लगती है, तो रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये कंडीशन होती है हमारी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे Fr जो है वो क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, बिकॉज यहाँ पे स्किडिंग हो रही है। तो इसका मतलब अगर हम लोग नॉर्मली ले, तो अगर हमें गाड़ी को स्किड नहीं करवाना है, ठीक है, हमें नॉर्मल मोशन चाहिए, तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये Fr है ना, या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, mv² अपॉन r। अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू या तो इसके बराबर हो या इससे ज़्यादा होगी, तभी गाड़ी बाहर की डायरेक्शन में स्किड नहीं कर पाएगी। ये चीज़ क्लियर है। और म्यू आर की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, म्यू एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू mv² अपॉन r। और r अगर मैं n, ये इधर n होगा तो n की वैल्यू कितनी होगी, mg के बराबर होगी। तो म्यू mg इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू mv² अपॉन r। m से m कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा म्यू rg इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू v², या फिर v शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट, म्यू rg। ये कंडीशन है हमारे पास किसकी, अगर हमें हमारी जो गाड़ी है, जो कार है, उसको रोड के बाहर की साइड आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड नहीं करवाना है, तो वेलोसिटी या तो म्यू आरजी से कम हो या मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसके इक्वल हो, तो हमारी गाड़ी स्किड नहीं करेगी। अब हमने मान लिया कि गाड़ी चली गई बाहर, ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई, ये फोर्स की वैल्यू कम हो गई, इस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई, आगे की साइड चली गई। अगर वेलोसिटी हमारी जो है ना वो म्यू आर जी से ज़्यादा है, हमने मान लिया कि इससे ज़्यादा है, तो अब क्या, अब गाड़ी बाहर जाने लग जाएगी क्या, नहीं, फिर भी नहीं जाएगी। द रीज़न इज़, अगर हम लोग और बाहर की डायरेक्शन में जाएंगे तो इस आर की वैल्यू क्या बढ़ेगी, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो इस ओवरऑल क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर हमारी वेलोसिटी म्यू आर जी से कुछ, देखो मैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं एकदम आप स्पीड से जा रहे हो फिर भी आप नहीं बाहर के साइड जाओगे, ऐसा नहीं बोल रही हो, लेकिन अगर थोड़ी बहुत बढ़ भी गई ना, तो उसमें क्या होगा, साथ साथ में आर की वैल्यू भी तो बढ़ेगी ना, ये रेडियस भी तो बढ़ेगी, ये बड़ा सर्कल बनेगा, यहाँ तक बनेगा, ठीक है, तो इस आर की वैल्यू बढ़ जाएगी।
आर की वैल्यू बढ़ेगी तो इस ओवरऑल क्वांटिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल कम लग गया। तो इस तरीके से भी देखोगे तो भी ये जो वैल्यूज़ है ना वो बैलेंस करता रहेगा एक दूसरे को आपस में, फ्रिक्शन फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल केस, नॉर्मल रोड पे कौन सा केस लगता है। अब हम लोग बात करते हैं बैंक्ड रोड। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक्ड रोड बनाना है। ये हमने ले लिया, कुछ एंगल थीटा पे हमारा रोड है, ये वाला, ये रोड है, इसको हटा देते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले हमें बैंक्ड रोड की नीड क्यों पड़ी, वाई। अगर हमारा नॉर्मल जो केस था उसके अंदर भी तो सरफेस काम कर रहा था ना, उसके अंदर भी फ्रिक्शन फोर्स था, एक साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, काम चल रहा। तो हमें बैंकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, बैंकिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमने मान लिया कि हमारी रोड स्मूथ है, या फिर कोई ऐसी रोड है जिस पे फ्रिक्शन है ही नहीं, रोड बहुत स्मूथ है। तो अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो इस डायरेक्शन में उसको एडजस्ट करने वाला कोई फोर्स है ही नहीं, फ्रिक्शन के अलावा और कोई फोर्स तो है ही नहीं। तो फिर उस केस में हमारी गाड़ी बाहर की साइड स्किड हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या कंडीशन रहेगी, फिर वहाँ पे आप उसको कैसे बैलेंस करोगे कि अगर स्मूथ रोड है उसमें फ्रिक्शन नहीं है तो उस केस में आप गाड़ी को आउटवर्ड डायरेक्शन में जाने से कैसे रोकोगे। तो देखो, इस कंडीशन को एंगल थीटा पे ना मैं ही हटा देती हूँ, मैं नॉर्मल मान लेती हूँ, इंक्लाइन प्लेन पे गाड़ी है, यही कंडीशन हुआ ना। बैंक्ड रोड, ऐसे रोड ऊपर होती है, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल होता है, तो मैं नॉर्मल हमारा सॉरी नॉर्मल हमारा इंक्लाइन प्लेन ले लेती हूँ और ये मान लिया ये हमारी गाड़ी है। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं ताकि समझाने में इजी रहेगा। ये ले लेते हम एंगल थीटा और ये हमारी गाड़ी है। वैसे इतना ऊपर होता नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाया। ये हमारी क्या है, कार है। तो अब आप देखो फोर्स क्या लगेंगे इसमें, बाहर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, mv²/r लग रहा है। ठीक है, चलो ये लग गया। दूसरा, इसमें इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल। नॉर्मल तो हमेशा वही लगेगा ना जब कार और रोड जहाँ पे भी कांटेक्ट होगा उसके परपेंडिकुलर हमको क्या लग गया, n लग गया। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कार का वेट mg होगा। अब देखो, मैंने आपको हमेशा ये चीज़ बताई कि जो एंगल हॉरिजॉन्टल इस इंक्लाइन प्लेन के साथ बनाता है ना, वही वर्टिकल नॉर्मल के साथ बनाता है। तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ना, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग mg के कंपोनेंट नहीं लेके n के कंपोनेंट लेंगे। थीटा की डायरेक्शन में ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, n cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी ऐसे ये क्या हो जाएगा, n sin थीटा। कंपोनेंट तो ऐसे ही होता है ना, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, बीच में जो मेन कंपोनेंट है वो आना चाहिए। तो ये n cos थीटा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये हो जाएगा n sin थीटा आ गया हमारे पास। अब देखो आप कौन से फोर्सेस बैलेंस हो रहे हो। यहाँ पे फ्रिक्शन हमारे पास नहीं है, हमने फ्रिक्शन लिया ही नहीं। अब देखो आप कैसे इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। mg को कौन बैलेंस कर रहा है, mg = n cos थीटा हो रहा है। n sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, n sin थीटा इक्वल्स टू व्हाट, mv²/r आ गया हमारे पास। अब देखो आप ऐसे इसको कैसे बैलेंस कर सकते हो, हम एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 2 लेते हैं, 2 डिवाइड बाय 1 करते हैं ताकि हमको tan थीटा मिले। cos/sin तो cot आ जाएगा ना, तो अगर ये करेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट, v²/r डिवाइडेड बाय g, ये वैल्यू आएगी। और यहाँ से अगर हम लोग v की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, v² इक्वल्स टू rg tan थीटा, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, v √r g tan थीटा। ये आ गई हमारे पास वैल्यू की कि मिनिमम इतनी वैल्यू तो हमारे पास होनी ही चाहिए, v शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू r g tan थीटा, अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो। चलो ठीक है, ये भी बात हो गई। लेकिन अगर वेलोसिटी की वैल्यू, सही लिखा ना, हाँ, वेलोसिटी की वैल्यू इससे ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, उससे ज़्यादा होगा तो ये बाहर की साइड स्किड करने लग जाएगी। वो वाला केस हम नहीं ले रहे, लेकिन हमें इतना पता है कि वेलोसिटी की वैल्यू r g tan थीटा से कितनी कम होनी चाहिए या उससे इक्वल होनी चाहिए अगर हमको बैलेंस्ड चाहिए तो ये हो जाएगा हमारा r g tan थीटा। अब हम लोग बात करते हैं
हमने बैंकिंग की भी बात कर ली कि बैंकिंग ऑफ रोड की कब ज़रूरत पड़ेगी, कि जब फ्रिक्शन जो रोड होगी वो थोड़ी स्मूथ होगी, वहाँ पे फ्रिक्शन अपने आप को इतना बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है वो बैलेंस करेगा किसको, mv²/r यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। यहाँ पे नॉर्मली बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल का कंपोनेंट मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही बैलेंस कर रहा है किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो इससे आपकी वेलोसिटी क्या निकल जाएगी, वी शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू √rg tan थीटा। अगर हमको एक बैलेंस्ड ड्राइव चाहिए तो आउटर साइड में स्किड नहीं करेगा। और यहाँ पे भी सेम चीज़ आती है कि मान लो वेलोसिटी rg tan थीटा से ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो बाहर की साइड स्किड करने लगेगा, बाहर की साइड स्किड करने लगेगा तो इस r की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। r की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ओवरऑल क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ओवरऑल क्वांटिटी की वैल्यू कम हो गई तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम हो गया, और फिर भी वो बैलेंस एक दूसरे में हो जाएगा। चाहे कम होगा तो ऐसे बैलेंस होना चाहिए, और ज़्यादा हो जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल वैल्यू की कम हो जाएगी कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होगी तब ये बैलेंस नहीं होगा, तब तो फिर वो आउटर डायरेक्शन में स्किड करेगा ही। अब देखते हैं इसके आगे क्या चीज़ है। एक केस हम लोग लेते हैं, अभी तक हमने बात करी बैंकिंग ऑफ रोड, जब वो स्मूथ रोड होगी, जब वहाँ पे फ्रिक्शन काम नहीं करेगा ना, तो उसको बैलेंस करेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो अभी एक चीज़ आती है हमारे पास कि हमने सेम वही रोड ले लिया, बैंक्ड रोड ले लिया, एंगल थीटा ले लिया, ये हमारी कार ले ली, ठीक है, और इस पर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो भी मैं बना देती हूँ। ये क्या हो जाएगा, mg, ये mg, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। और अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, ये हो जाएगा n cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n sin थीटा, और ये होता है हमारा mv²/r। इसके अलावा और कोई फोर्स है नहीं है, ठीक है। चलो ये बात हो गई नॉर्मल। अब हमने एक ऐसा केस ले लिया कि हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है बैलेंस करने के लिए किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, वही इसका कंपोनेंट है, चाहे वो ये एक ही बात है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम लोग ले लें कि हमारी रोड स्मूथ नहीं है, हमारे पास फ्रिक्शन भी है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो उस केस में इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स, दोनों मिलकर बैलेंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने जो कंडीशन ली है ना कि वेलोसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू rg tan थीटा। अब यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन भी है और हमने मान लिया कि हमारी वेलोसिटी rg tan थीटा से काफ़ी ज़्यादा हो गई। अगर काफ़ी ज़्यादा है तो इसका मतलब गाड़ी बाहर की डायरेक्शन में स्किड करने लग जाएगी। अगर वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से, इसको हम लोग ऑप्टिमम स्पीड कहते हैं। अगर मैं लिखूँ ना v इक्वल्स टू √rg tan थीटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा या कम हुई, दोनों ही केस में हमारा नुकसान है। अगर वेलोसिटी इससे काफ़ी ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब हमारी जो कार है ना, वो सर्कुलर मोशन को छोड़कर बाहर की डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड करने लग जाएगी, वो भी एक प्रॉब्लम है। अगर वेलोसिटी इससे काफ़ी कम है, इससे काफ़ी कम है, इसका मतलब नॉर्मल वाला जो कंपोनेंट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया और ये क्या हो गया, कम हो गया, तो गाड़ी अंदर की डायरेक्शन में स्किड करने लग जाएगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों ही केस में नुकसान है। हमें ऐसा चाहिए कि दोनों बैलेंस हो जाए, एक दूसरे को बैलेंस कर दे, चाहे नॉर्मल फोर्स हो, चाहे ये फोर्स हो, और गाड़ी एक पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में या फिर जैसे जो रोड का टर्न ले रहा है उसके अकॉर्डिंग ट्रैवल करे, ड्राइव करे। तो अगर हमारे पास इस केस में फ्रिक्शन भी हो गया ना, कि हमारे पास स्मूथ रोड नहीं, अब हमारे पास फ्रिक्शन भी है रोड के अंदर, तो उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे लेनी है। अगर आपने फ्रिक्शन वाला वीडियो या चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। सिंपल सी चीज़ है, अगर हमारी वेलोसिटी इससे काफ़ी ज़्यादा है तो गाड़ी बाहर की डायरेक्शन में स्किड करने लग जाएगी। इसका मतलब रिलेटिव स्लिपिंग किस डायरेक्शन में हो रही है, बाहर की डायरेक्शन में। तो पहली चीज़ तो ये कि ये इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, इसका मतलब फ्रिक्शन भी ऐसे नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। द रीज़न इज फ्रिक्शन हमेशा रोड के अलॉन्ग लगता है। जिस डायरेक्शन में, जिस रोड पे गाड़ी ट्रैवल कर रही है ना, उसके अलॉन्ग ही फ्रिक्शन लगता है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो यही होगी, इधर ही होगी। अब अगर गाड़ी बाहर की साइड स्किड कर रही है, इधर जा रही है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, इस डायरेक्शन में रिलेटिव स्लिपिंग है। जिस डायरेक्शन में स्किड करिए, ट्रैवल करिए, वहीं पे रिलेटिव स्लिपिंग है ना, चल रही है, एक स्टेबल है, दूसरा चल रहा है, इसका मतलब रिलेटिव मोशन है। तो अगर इस डायरेक्शन में स्किड कर रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा ना, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। और इसका ऑपोजिट अगर हम लोग केस ले लें कि ये हमारे पास है मास m, और अब हमारी वेलोसिटी है ना वो काफ़ी कम है rg tan थीटा से, काफ़ी कम है rg tan थीटा से।
अगर ये बहुत ज़्यादा कम है rg tan थीटा से वेलोसिटी, ये देखो ऑप्टिमम स्पीड होती है, इस स्पीड में सब बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इससे काफ़ी ज़्यादा आ गई तो भी प्रॉब्लम है, और काफ़ी कम आई तो भी प्रॉब्लम है। अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो ये कॉम्पोनेंट ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा काम करेगा और गाड़ी अंदर की डायरेक्शन में स्किड करने लग जाएगी। अगर गाड़ी अंदर की डायरेक्शन में स्किड कर रही है ना, इस डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्लिपिंग भी इस डायरेक्शन में हो रही है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये डायरेक्शन लेना आपको अच्छे से आना चाहिए। बाहर जा रही है तो अंदर की साइड फ्रिक्शन लगेगा, अंदर जाएगा तो बाहर की साइड में फ्रिक्शन लगेगा। ये डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि हम लोग इस फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, देखो अगर मैं इसको एक z ले लूँ, ये हमारा z हो गया, तो ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा होगा, एंगल थीटा। अगर ऐसे ले लो ये एंगल, ठीक है, बिकॉज अगर मैं इसको z ले रही हूँ ऐसे, ये एंगल थीटा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, f cos थीटा। थीटा की डायरेक्शन में cos थीटा ही होता है, और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f sin थीटा। कंपोनेंट बन सकते हैं ना, मैंने z ले लिया, अगर ये थीटा है ये भी थीटा है, तो इसका मतलब देखो ये चीज़, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। मैं ऐसे ले लूँ ना, इसको ऐसे भी ले सकती हूँ फ्रिक्शन, चलो मैंने ऐसे ले लिया, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो फ्रिक्शन तो रोड के अलॉन्ग ही होता है, ऐसे हो गया। तो अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। और ये फ्रिक्शन है यहाँ पे एफ आर, तो इसका थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। अब अगर मुझे इक्वेशन निकली है तो मैं बैलेंस करूँ, ऊपर की डायरेक्शन क्या है, एन कॉस थीटा, इक्वल्स में एम जी है, और प्लस में क्या है, एफ साइन थीटा। एफ इज द फ्रिक्शन फोर्स, एफ आर लिख दो। इस डायरेक्शन में देखो क्या है, एफ कॉस थीटा, एफ आर कॉस थीटा, प्लस क्या है, एन साइन थीटा, और इसको बैलेंस क्या कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये दो इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी। तो इन दो इक्वेशन से हम लोग एक वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, वो है मैक्सिमम सिक्योर स्पीड। सिक्योर स्पीड का मतलब है वो वैल्यू जिसपे, अब हम लोग बात करें जब हमारे पास फ्रिक्शन भी है, नॉर्मल रिएक्शन भी है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है, अगर ये तीनों फोर्सेस हमारे पास है तो मैक्सिमम सिक्योर स्पीड वो स्पीड होगी जिसपे जो गाड़ी है प्रॉपर सर्कुलर मोशन को फॉलो करे, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में स्किडिंग नहीं हो। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो हम लोग निकाल लेते हैं। वो इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब मुझे इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम लोग ये डायग्राम हटा देते हैं, हमने इक्वेशन लिख ली है और इसको भी हम लोग ऊपर लिख देते हैं। एक इक्वेशन है मेरे पास, एन कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा, और दूसरी इक्वेशन है ट्रांसफर कर लेते हैं, एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस का एफ कॉस थीटा। तो ये दोनों इक्वेशन मेरे पास है, ये हम लोग हटा देते हैं। अब देखो अब क्या करना है, हमें पता है जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू एन के बराबर होती है। तो सिंपली हम लोग म्यू एन लिख देते, तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, और मैं माइनस कर देती हूँ इसको, एफ आर है ना, एफ आर की जगह हो जाएगा म्यू एन साइन थीटा इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, एम जी। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, एन साइन थीटा प्लस का एफ आर कॉस थीटा यानी म्यू एन कॉस थीटा इक्वल्स में एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये हमने इक्वल्स रखा है ना, तो ये मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, ये दोनों आ गया। अब देखो आप क्या कर सकते हो, आप इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, 2 डिवाइड बाय 1 करो तो क्या हो जाएगा, पहले हम इसको लिखते हैं एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय एम जी इक्वल्स टू एन साइन, एन कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉमन आ गया, ये आ गया कॉस थीटा माइनस का म्यू साइन थीटा। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब m से m कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा v स्क्वायर, v मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। चलो ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं साइन थीटा से। 1 सेकेंड, लेट मी चेक, कॉस थीटा। ठीक है, चलो हम लोग इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं आर कॉस थीटा या फिर कॉस थीटा से, कॉस थीटा है इस पूरी इक्वेशन को हम लोग ये थे इसको इक्वेशन नंबर
3, इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, आर कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं, इसको डिवाइड करना ऊपर नीचे दोनों साइड से, तो ये हो जाएगा वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू, साइन को कॉस से करो, कितना हो जाएगा tan थीटा प्लस का म्यू, कॉस को कॉस से मैं लिख रही हूँ, हाँ, डिवाइडिंग, आप भूल जाओगे अदरवाइज, डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा से हमने डिवाइड किया, ये हो जाएगा म्यू, कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करो, हो जाएगा 1 माइनस म्यू tan थीटा, आ गया हमारे पास ये वैल्यू। अब इसको अगर मैं आगे और सॉल्व करती हूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी v मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा म्यू प्लस tan थीटा एंड 1 माइनस म्यू tan थीटा होगा। और अगर आपको अंडर रूट लेना है तो आप ऐसे कर लो, वी मैक्स इक्वल्स टू ये जो फॉर्मूला है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला आप याद कर लो। अगर ये फॉर्मूला याद है ना तो बाकी सारे फॉर्मूलाज इजीली निकल जाएंगे। फॉर एग्जांपल इस केस से पहले हमने जो केस पढ़ा था ना, उसके अंदर हमने फ्रिक्शन नहीं लिया था, मैं मान लेती हूँ फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा, वी मैक्स इक्वल्स टू रूट आर जी, म्यू की वैल्यू 0, 0 प्लस tan थीटा, 1 माइनस म्यू की वैल्यू 0, तो पूरा हो गया 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी मैक्स इक्वल्स टू आर जी tan थीटा, हो रहा है ना tan थीटा, तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। तो इसका मतलब अगर हमें ये फॉर्मूला याद है ना तो हम लोग ये फॉर्मूला तो इजीली निकाल सकते हैं। देखो आप इस फॉर्मूले को याद कर दो, इसका पैटर्न आपको पता है, कैसे सॉल्व करना वो आपको आना चाहिए, कंपोनेंट्स लेना सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे बैलेंस करना, अगर ये आ गया ना तो सब कुछ ईजी है फिर। तो अगर आपने ये फॉर्मूला बना दिया, अब आपको क्वेश्चन में अगर फ्रिक्शन पूछा है बैंक रोड में तो ये फॉर्मूला ले लो, अगर फ्रिक्शन नहीं पूछा है तो आप ये फॉर्मूला ले लो, दोनों ही फॉर्मूले आप एप्लीकेबल कर सकते हो। अगर फ्रिक्शन नहीं देखा है तो म्यू की वैल्यू सिंपली आपको 0 रखनी है। तो इस टाइप से आप बैंक रोड के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल इसके देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक लगता है ना कि बच गया, नहीं हुआ या मुझसे छूट गया, हो सकता है छूट जाए, इसमें कोई नहीं, इंसान को गलती हो जाती है, तो अगर कुछ हो जाए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं कर दूंगा। अगर मुझे लगेगा नहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार ये तो कैसे छूट गया, तो मैं ऑब्वियसली बात है बिल्कुल डेफिनेटली करवाऊंगी, तो वो आप मुझे बताना। अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, अ कर्व्ड लेवल रोड हैज़ अ रेडियस ऑफ 75 मीटर। हमको यहाँ पे कर्व रोड की बात करी है लेकिन हमको बैंक्ड रोड की बात नहीं करी है। तो जब हमने सबसे पहले सिंपली कर्व्ड रोड की बात करी थी ना, तो हमने क्या बताया था, ये लगेगा mv² अपॉन आर और इधर की साइड क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स आर। ऊपर ये जो होता है वेलोसिटी और ये नीचे की साइड mg, तो ये तो बैलेंस हो जाते हैं, बाकी ये होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ आर इक्वल्स टू mv² अपॉन आर, और हमने यहाँ पे एक इक्वेशन निकाली थी व्हाट, कि v मैक्सिमम इज इक्वल्स टू म्यू आर जी, अपन ने निकाली थी, मैं दोबारा प्रूव नहीं करी। वैसे सिंपल अगर आपको प्रूव भी करना है तो यहाँ पे एफ आर की जगह म्यू एन लिख दो, एन की जगह एम जी लिख दो, और वी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, वैसे ये ऐसे होता है, कंडीशन ऐसे होती है, ठीक है। लेकिन अब लोग मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है मैक्सिमम, तो वी मैक्सिमम इक्वल्स टू म्यू आर जी गिवन है। अब रेडियस दे रखी है, हम लोग मान लेते हैं R1 इक्वल्स टू 75 मीटर, और मैक्सिमम स्पीड दे रखी है कितनी, v मैक्सिमम 1, ये कितनी दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड विदाउट स्किडिंग, ठीक है ना। इफ रेडियस ऑफ कर्व रोड, अब रेडियस चेंज जाती है, अब कितनी हो जाती है 48 मीटर हो जाती है, तब हमें फाइंड करनी है। और जो म्यू है ना कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो सेम रहता है दूसरे केस में, तब हमें क्या निकालना, v मैक्सिमम 2 निकालना। ईजी है, कुछ भी नहीं इसमें, क्वेश्चन समझ में आने के बाद आप सिंपली कर दो v मैक्स 1 डिवाइडेड बाई v मैक्स 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू आर जी 1, देखो म्यू सेम है, जी 1 है, सिर्फ आर चेंज हो रहा है, तो हम लोग R1 अपॉन R2 लिख सकते हैं। v मैक्स 1 की वैल्यू कितनी है 30, 2 की वैल्यू हमको नहीं पता, v2 लिख देते हैं। रूट R1 कितना दे रखा है 75, ये कितना दे रखा है 48, सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये जा रहा है 25 डिवाइडेड बाय व्हाट 16, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूँ ना तो ये मेरे पास क्या आएगा 30 डिवाइडेड बाई v2 इक्वल्स टू 5 अपॉन 4 आएगा, ये इससे 6 हो जाएगा, तो v2 हमारा आएगा 6 इंटू 4 यानी 24 मीटर पर सेकेंड।
इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है वो समझ में आ जाए ना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम। कर्व्ड के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला, जब बैंकिंग की बात नहीं करी, बैंक रोड के लिए आपको वो फॉर्मूला याद करा जो मैंने सबसे लास्ट में आपको निकलवाया, म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये वाला, ताकि आप इसमें दोनों केसेस लगा सकते हो, विथ फ्रिक्शन एंड विदाउट फ्रिक्शन। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है, बैंक रोड का क्वेश्चन है, बैंक गिवन है, स्पीड दे रखी है कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर। अब हमको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। रेडियस आर दे रखी है कितनी, 20 मीटर। चलो ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में गिवन है म्यू इज इक्वल टू 0.4 सॉरी आगे दे रखा है, हमको निकालना है फाइंड वी मैक्सिमम हमें निकालना है वी मैक्सिमम एंड वी मिनिमम। सो व्हीकल डू नॉट स्किड आउटवर्ड एंड इनवर्ड। सी, हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो बोलता है वी मैक्सिमम इक्वल्स टू म्यू प्लस tan थीटा एंड 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये फॉर्मूला है मेरे पास, म्यू प्लस tan थीटा एंड 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये फॉर्मूला किसका है, वी मैक्सिमम का है। अगर हमें वी मिनिमम चाहिए ना, हम लोग को क्या करना है, सिंपली म्यू माइनस tan थीटा करना है और यहाँ पे करना है 1 प्लस म्यू tan थीटा। तो देखो, अबे अगर वी मैक्सिमम चाहिए तो हमारे पास फॉर्मूला है, अगर वी मिनिमम निकालना है तो प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस की जगह प्लस कर दो। ये ऑब्वियस सी बात है ना। देखो, जब नीचे माइनस वाली टर्म होती है ना, अब नीचे माइनस वाली टर्म से हम लोग डिवाइड करते हैं तो वैल्यू ज़्यादा आती है, और अगर हमने नीचे प्लस कर दिया ऊपर माइनस कर दी तो वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो ये मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी। चलो ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया, लेकिन हमारे पास थीटा नहीं है। क्वेश्चन में कहीं पे भी थीटा गिवन नहीं है, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू कैसे आएगी। बाकी सारी चीज़ें हम लोग पुट कर देंगे, tan थीटा कहाँ से लाएंगे। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, वो बोलता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू RG tan थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ पे tan थीटा निकाले ना, tan थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन RG। होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। सिंपली वैल्यू पुट कर दो, तो tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100, आर की वैल्यू है 20, जी की वैल्यू है 10, 100 बाई 200 यानी 1/2। तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं tan थीटा हमारा कितना आया है, 1/2। अब निकालो v मैक्सिमम, तो v मैक्सिमम कितना हो जाएगा, अंडर रूट म्यू प्लस tan थीटा एंड 1 माइनस म्यू tan थीटा। हो गया। अब देखो, म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.4, 0.4 प्लस 1/2 यानी 0.5 ही होता है ना 1/2, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 होगा। अब सॉल्व करो, ये हो जाएगा 0.9 और 1 जो होता है ना 4/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हो जाएगा 2/2 0.2, तो ये हो जाएगा 0.2, 1 माइनस 0.2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.9 डिवाइडेड बाय 0.8, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 9/8। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी वी मैक्सिमम वैल्यू। निकल सकती है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग निकालते हैं वी मिनिमम। तो देखो, वी मिनिमम का फॉर्मूला हमारे पास है, म्यू की वैल्यू क्या है 0.4 माइनस का 0. कितना हो जाएगा 5, tan थीटा 1/2 है ना, और ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4 डिवाइडेड बाय 1/2 यानी 0.5। तो ये आ रहा है कुछ 0.4 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 0.1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.2। तो ये आप आगे इसको सॉल्व करना। देखो, मैंने डेटा ना मेरे हिसाब से लिए, इसलिए नेगेटिव में आ रहा, बाकी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर मैं म्यू की वैल्यू मुझे लेनी चाहिए थी कुछ 0.6 के आसपास, तो उस केस में हमारे पास ये थोड़ा पॉजिटिव रहता। वो मेरी गलती है, क्वेश्चन में गलत है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो इस टाइप से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपके पास फॉर्मूला है और आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको वैल्यू रखने के अलावा क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसमें हमने वैल्यूज पुट करी, हमारे पास tan थीटा का फॉर्मूला है, हमारे पास म्यू गिवन है, हमारे पास वी मिनिमम का फॉर्मूला है, तो बस इसके अलावा और कुछ नहीं बचा।
और जो भी बैंक रोड में अगर कुछ अलग से आता है ना, तो वो हमने सब कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि हमको कैसे बैलेंस करना है कंपोनेंट्स को, तो ये सारी चीज़ें ईजिली हो जाएगी। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा जो एफर्ट है ना वो आपकी साइड से लगेगा कि आप इनको कैसे याद करते हो और आप इनके ऊपर कितने ज़्यादा न्यूमेरिकल, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, तो वो चीज़ आपको करनी है। और फिर भी किसी क्वेश्चन में, किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है, एकदम फ्रीली आप कमेंट में बता सकते हो, मुझसे होगा तो मैं बिल्कुल आपको आंसर बताऊंगी। तो इस टाइप से आपको ये करना है। और यहाँ पे हमारा बैंकिंग यानी सर्कुलर मोशन बी खत्म हो जाता है और उसके साथ साथ ये वाला चैप्टर बी एंड हो जाता है, विच इज़ लॉज ऑफ मोशन। काफ़ी बड़ा चैप्टर था और फिर भी हमने ट्राई करा है कि हम लोग इसको अच्छे से कर पाए, अच्छे से कर सके पूरा, और जितना हो सका उतना करा। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स थोड़े कम हुए होंगे तो वो हम लोग शॉर्ट्स में कराते रहेंगे, उसके आप लोग टेंशन मत लो। और अभी तो बहुत टाइम है, अगर आगे टाइम पे सिलेबस कवर हो गया तो हम लोग क्या पता अलग से पूरा न्यूमेरिकल्स वाला सेशन ले ले। तो ठीक है, चलो आज के लिए काफ़ी है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला नेक्स्ट चैप्टर वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। थैंक यू।